सियासी जमातें तो आपस में लड़ें तो हमें समझ आती है कि वो इक़्तिदार के लिए लड़ रही हैं, अवाम की हमायत के लिए लड़ रही हैं। उनके दरमियान एक रस्साकशी है, उन्होंने एक दूसरे को हरा कर ही आगे आना है। वो कॉन्टेस्ट जमहूरियत का हुस्न है। मैं नहीं समझता कि हमें सियासी जमातों के दरमियान महाजराई या इख्तलाफात पर कोई ख़ास परेशान होना चाहिए, जब तक कि वो एक हदूद क़यूद के अंदर हैं, रूल्स ऑफ द गेम के अंदर हैं, तो वो जमहूरियत का हुस्न है। एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे तो लोगों को कायल करेंगे ना कि मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ। सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरमियान तो इक़्तिदार की कोई रस्साकशी नहीं है। कोई आउट ऑफ द टर्न चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। कोई आउट ऑफ द टर्न जो है वो दूसरे को हटा नहीं सकता। मतलब ना कू हो सकता है, ना कोई किसी की जगह ले सकता है। तो इनके दरमियान जो रस्साकशी है, वो उस रस्साकशी से तो उसको कंपेयर नहीं आप कर सकते जो सियासी जमातों के दरमियान है। उसकी तो जस्टिफाइड रीजन है कि वो होनी भी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान जो रस्साकशी है, उसकी तो कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। वो तो फेलियर है एक हाउस का एज ए सुप्रीम कोर्ट। अगर अगर सुप्रीम कोर्ट के 15 जज आपस में बैठ के आइन और कानून पर कोई मुफाहमत नहीं कर सकते और अपने आप को दलील से एक दूसरे को कायल नहीं कर सकते, तो वो कौम को क्या इंसाफ दे सकते हैं? आप मेरी बात समझे ना। सवाल ये है कि एक तमाशा बना दिया उमर अता बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को, और वो तमाशा ये बना दिया कि एक जज के पास साल में 3 मुकदमे हैं और एक जज के पास, एक कुछ जजों के पास 74 मुकदमे हैं। हमने अफसरान को तो ओएसटी होते देखा था कि सरकार अफसर से नाराज हो गई, उसने अफसर को ओएसटी कर दिया, तनख्वाह भी मिल रही है, गाड़ी भी मिली है, मरात भी मिल रही है, लेकिन ओएसटी करके घर बिठाया हुआ है। ये उमर अता बंदयाल साहब पहले चीफ जस्टिस आए हैं जिन्होंने सीनियर जजेस को ओएसडी करके घर बिठा दिया और कहा कि केस नहीं मार्क करता मैं तुम्हें। आप ये देखेंगे इतना खौफजदा है ये चीफ जस्टिस कि कोयटा रजिस्ट्री, कराची रजिस्ट्री, लाहौर रजिस्ट्री वीरान पड़ी है। डरता है किसी को वहां पे जज लगाते हुए कि वो उस रजिस्ट्री से कोई फैसला ना आ जाए। तो जब आपके अंदर इस किस्म का, आपकी देखे ना, आपने सुप्रीम कोर्ट की कोयटा रजिस्ट्री बनाई, कराची रजिस्ट्री बनाई, लाहौर रजिस्ट्री बनाई, वीरान पड़ी है, क्यों? डिसफंक्शनल है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट डिसफंक्शनल है। क्या आपने जजेस को मुर्गी के अंडों की तरह इस्लामाबाद में कैद किया हुआ है कि कोई निकल जाएगा तो मेरा तख्त ले जाएगा? भाई ये तख्त की लड़ाई है। आप मेरी बात समझे, आपने इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का को डिसफंक्शनल कर दिया और इसकी जो सैंक्टिटी थी वो तबाह कर दी है बतौर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। अब उसमें अतर मनिल्ला है, उसमें काजी ईसा है, उसमें जमाल मंदुखेल है, उसमें अमीनुद्दीन है। ये सब कौन है? सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। ये कुछ सियासी पार्टी के कारकुन हैं। आपके ख्याल में लोग क्या सवाल कर रहे हैं? वो ये सवाल कर रहे हैं कि सारे मुकदमे इजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर ने सुनने हैं, हम आलू छोले बेचने चले जाएं। इतना ही इख्तलाफ है ना कि आपने एक ही बेंच को 50 मुकदमे दे दिए हैं सियासी और बाकियों को घर बिठा दिया है। अब ये जो हाफिज साहब वाले नंबरों का केस है, ये भी एक सू मोटिव है कि एक चीफ जस्टिस ने 20 नंबर हाफिज साहब को देने पे सू मोटिव ले लिया। कितनी मज़ाक़ खेज बात है कि ये सू मोटिव लेने वाली बात थी, जिसपे उन्होंने सू मोटिव ले लिया कि क्या हाफिज कुरान को 20 नंबर एफएससी में मेडिकल के दाखिले में मिलने चाहिए या ना मिलने चाहिए। ये अपनी तरफ से बंदयाल साहब ने एक ट्रैश केस समझ के बंदयाल साहब को मार्क कर दिया कि ये हाफिज साहब के 20 नंबरों में क्या कर लेगा। और तो वो उन्हें कोई काम का केस मार्क कर नहीं रहे थे। आजकल विरासत के केस मार्क कर रहे हैं कि बहन ने भाई को हिस्सा नहीं दिया, या ये मार्क कर रहे हैं, या ये हाफिज साहब के 20 नंबरों वाला मार्क कर दिया। उन्होंने उसके अंदर से भी कहा कि एक चीफ जस्टिस को ये हाफिज के 20 नंबरों का सू मोटिव नहीं लेना चाहिए। ये मयार नहीं होना चाहिए कि आप शराब की एक बोतल, मेडिकल के 20 नंबर, अस्पताल की वो सिटी स्कैन, इन चीजों पर सू मोटिव ना लें। 184(3) का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप एक मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो किसी चीज पर सू मोटिव लेता है, उसका कोई मयार होना चाहिए। और वो सू मोटिव को सुनते हुए उन्होंने ये बात की, कोई इररेलेवेंट बात तो मेरे ख्याल में की नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जब आप सू मोटिव में, तो राइट ऑफ अपील भी नहीं है। सू मोटिव का जो फैसला आ जाए तो अभी तक तो उसमें राइट ऑफ अपील भी नहीं है। ये 6 रुकनी बेंच कहां से बन गया?
उसमें नजरसानी हो सकती है, वो उन्हीं 3 जजों ने चुननी है जिन 3 जजों ने पहले फैसला दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का असूल है। ये बताएं कि बाकी तमाम मुकदमात की नजरसानी के लिए तो ये शर्त है कि वही जजेस सुनेंगे। ये काजी ईसा के फैसले की नजरसानी 6 जज सुनेंगे, ये कौन सा इंसाफ है? और सू मोटव की तो नजरसानी भी नहीं है, बड़ी मुश्किल है, वो चीज खुद ही चुननी है उन्होंने। तो ये अगर उसमें ये बात की है काजी ईसा साहब ने कि सू मोटव बेंच की फिक्सिंग का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो उस बेंच में की है जो चीफ जस्टिस ने बना के उनको दिया। घर से तो नहीं वो बेंच लेके आए। उन्होंने कहा आइंदा के लिए इसके बाद 184(3) के को आप तब तक कोई सुमोटो पे कार्रवाई ना करें जब तक रूल्स ना बना लें। और ये जो बेंचों की नामुनासिब तकसीम है, इसका भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों बातें जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का हर फर्द कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच फिक्सिंग हो रही है। ये कल का जो रोस्टर आया है, आप देखें कितना स्मार्टली उमरताब बंदियाल साहब ने वो बनाया है कि काजी ईसा के साथ एक दूसरा जज, एक खुद 3 जज 2-2 लगाए हैं ताकि वो कोई फैसला ही ना कर सके, डिसेंट नोट आ जाए, फिर रेफरी जज के पास मामला चला जाए। तो जब आप इख्तियारात बदनीयती से इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा मैं ये बात नहीं मानता कि आप अपने इंतजामी इख्तियारात के हवाले से जवाबदेह नहीं है भी। अगर आप जुडिशल फैसलों पर तो शायद ना जवाबदेह हो क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर किसी ना किसी तरह हासिल है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो हर तरह जवाबदेह हैं। कल को प्राइम मिनिस्टर कह देगा मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पे जवाबदेह नहीं, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कह देगा मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पे जवाबदेह नहीं, हर कोई कह देगा मैं अपने इंतजामी इख्तियारात पे जवाबदेह नहीं। अगर सब अपने इंतजामी इख्तियारात पर जवाबदेह हैं कि आपने वो इख्तियारात शफाफ तरीके से मुनसफाना इस्तेमाल करने हैं, तो उमरताब बंदियाल क्यों नहीं जवाबदेह जी कि वो बेंच फिक्सिंग कर रहा है, वो गलत सू मोटिव ले रहा है, उसके पास खुदाई पावर्स हैं कि वो जो मर्जी करे। इस पाकिस्तान में कोई आइन कानून नहीं उसे पूछने वाला। ही इज अबव द लॉ, नियर टू गॉड। बिल्कुल बिल्कुल। मुजम्मिल साहब, ये दुरुस्त आपने कहा कि, और यही इसी का इशारा काजी फायज ईसा साहब ने जो कहा, शैडो ऑफ ऑटोक्रेसी का उन्होंने फ्रेज इस्तेमाल अतर किया। मनिल्ला ने कहा, मंसूर अली खान साहब ने शाह साहब ने ये बात कही। चीफ जस्टिस एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट रह के आया है, एक चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट रह के आए हैं मंसूर अली शाह साहब। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं, आप छोड़ें काजी ईसा को, आप कहें जी मंसूर अली शाह ने क्यों कहा कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए? जी 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 बिल्कुल। अतर मनिल्ला ने क्यों कहा? उनको तो खुद लाए हैं बंदियाल साहब ऊपर, तो उन्होंने ये बात क्यों कही? अगर अकेले काजी ईसा हम कह रहे हो तो हम ये कहें कि जी ही इज अ लोनली वॉइस और उनका कोई ग्रज होगा। लेकिन अगर सारे सीनियर जजेज एक बात कह रहे हो, क्या सारे काजी ईसा के हम नवा हो गए हैं इस वक्त? मेरे ख्याल में मैं इसमें मुजम्मिल साहब एक सॉरी मैं बीच में कदा कलामी माफ, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि ये गालिबन कोई रिव्यू या अपील हो गया 6 मेंबर बेंच का, मुझे तो ये ऐसा तासुर नहीं मिला जी कि ये कोई अपेलेट या रिव्यू जुरिस्डिक्शन में ये बेंच बना। वो जो फैसला जो जब आया फायज ईसा साहब का, तो उन्होंने खुद ही ये जब रेज इशू किया कि बेंच गलत बना है, तो दोबारा से उन्होंने खानी अपॉर्चुनिटी ग्रांट कर दी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बेंच। अब ये बहस बिल्कुल ठीक है कि बेशक ये रिव्यू नहीं था, बेशक ये अपील नहीं थी, लेकिन इसके ऊपर एक मौकफ 2 जज साहिबान का आ गया था। तो अगर आपने बेंच नया तश्कील देना था तो क्या अमर माने था कि वो 2 भी उसमें शामिल होते इन 6 में? ये बात ठीक है, लेकिन ये रिव्यू और अपील के तासुर मुझे नहीं मिल सका। आप मुझे एक मिसाल और दे दें कि कोई 3 रुकनी बेंच ने कोई फैसला दिया हो और चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर 6 रुकनी बेंच बनाया हो। कोई एक एग्जांपल दे दें मुझे। 6 का तो नहीं है, लेकिन मुझे याद पड़ता है, अब ये याददाश्त की बात है, अब हो सकता है मैं गलत ना कह रहा हूँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर में ये जरूर होता रहा है कि जब वो सुओ मोटो लेते थे तो सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स एक ही मैटर में चलती थी, लेकिन जजेस बदलते रहते थे, कभी 2 कभी 3, ऐसा जरूर हुआ है। लेकिन 6 की बात आपने दुरुस्त फरमाई है कि 6 नहीं हुआ। वो तो इस बार भी हुआ ना, ये सुमोटो काजी ईसा ने तो नहीं लिया हुआ था, उनको तो मार्क हो गया ना, किसी लिया तो शायद साकिब निसार ने हुआ था, और ये 14 महीने से जो है फिक्स ही नहीं हो पा रहा था। तो 14 साकिब निसार का लिया हुआ सुमोटो उन्हें हो गया। लेकिन ये आप माने कि किसी 3 रुकनी बेंच पे कभी 6 रुकनी बेंच नहीं बना आज तक, इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। और जब एक चीज मिसाल में है, ना रिवायत में है, ना आइन में है, ना कानून में है, वो धक्काशाही है।
वो आप सही फरमा रहे हैं। और दूसरी एक और गुजारिश ये भी है कि वो जो आपने जिक्र ये भी किया ना कि बाकी जज साहिबान अदर देन फाइज साहब कह रहे हैं, तो ये भी जरूर हमें देखना चाहिए कि ये सुओ मोटो को पहली दफा तो 184(3) नहीं चल रहा है। कई जज साहिबान जो अब इस फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस का इतराज उठा रहे हैं, ये पहले ऐसे सुओ मोटो एक्शंस में खुद बैठे रहे हैं, पहले कभी नहीं एतराज उठे। अब सर ठीक ये कहना कि जी मैं आपको बताता हूँ वो क्यों कह रहे हैं। जब किसी अमल में बदनीयती बहुत बढ़ जाए, जैसे 58(2)B थी, एक्सेस हो गया, कौम ने आवाज उठानी शुरू कर दी। ये बेंच फिक्सिंग का जो एक्सेस हुआ है बंदियाल साहब के दौर में, और जितनी मेलाफाइडली उन्होंने इस हथियार को यूज किया है, उसके नतीजे में उनके अपने खिलाफ बगावत हो गई सुप्रीम सीनियर जजेस की, क्योंकि आपने सीनियर्स को ओएसटी कर दिया और जूनियर्स को उनके ऊपर बिठा दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में पहले नहीं होता था। कि अब बंदियाल साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो जूनियर जजेस के जरिए अपना सुप्रीम कोर्ट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो उन्होंने जो जजेस मेरिट पे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते थे और वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर आए, वही सिर्फ उनकी हिमायतें इस वक्त, क्योंकि वो मेरिट पे नहीं आए हुए।